चलिए तो अब हम रेंज में कुछ आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालनी हो रेंज ऑफ एफ एक्स और यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म हो या फिर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक की फॉर्म हो, ठीक है ना, या फिर आपके लिए क्वाड्रेटिक बाई लीनियर की फॉर्म हो, सही है ना। इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाए और उसकी हमें रेंज डिस्कस करनी हो तो उसमें वो क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रेंज निकालनी हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस Sir, वन। your voice is not coming. हमें रेंज निकालनी हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अब हमें मान लीजिए इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की, ठीक है, दैट इज क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो इसके लिए तो एक मतलब सबसे पहले ये चीज चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर होगा तो उसका मेथड हम अलग देखेंगे। अभी हमें मान मतलब ऐसे फंक्शंस ले रहे हैं जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई फैक्टर कॉमन आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा तो उसका मेथड अलग है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सीधा तुरंत हम क्या करेंगे, जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ से एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे तुरंत, वाई माइनस वन माइनस वाई प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, चूंकि यहाँ पे क्या है, एक्स कोई भी रियल नंबर होगा, बहुत ज़्यादा क्या होंगे इसमें वो एक्स हट जाएंगे जिन पर ये जीरो हो रहा होगा, बट तब भी एक्स जो भी रहेगा वो एक रियल रहेगा। अब किसी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल। अगर इसके रूट्स रियल आ रहे हैं तो डी हमेशा ग्रेटर देन जीरो कर लेंगे। तो यहाँ से वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो थ्री वाई माइनस वन और माइनस, तो थ्री माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो आएगा। यहाँ से थ्री वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री लेस देन जीरो आएगा और यहाँ से वाई की वैल्यू वन बाई थ्री से थ्री आ जाएगी। वाई ही हमारा क्या होता है, रेंज, आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का कोई भी फॉर्म आएगा तो आप यही कॉन्सेप्ट हमेशा लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, बट अभी मैंने आपसे कहा था ना अगर कोई फैक्टर कॉमन आ रहा हो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता कि x इंटू एक्स प्लस टू अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अभी भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, बट अब क्या है, अगर आप इसको देखो ध्यान से तो x अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, अब ये फैक्टर कॉमन आ रहा है तो कॉमन फैक्टर हम कैंसिल कर लेंगे, कर लिया। तो अब हमारे पास नया एक्सप्रेशन आ जाएगा x अपॉन एक्स माइनस टू, इसकी रेंज तो हम जब चाहेंगे तब निकाल सकते हैं ना, वाई एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स करके यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की, तो वो आ जाएगी टू वाई अपॉन वाई माइनस वन। दिखा क्या भाई, तो हम कह देंगे कि y की वैल्यू ऑल रियल नंबर है मगर क्या नहीं है, वन। अच्छा, इसके बाद x जो है वो हमने माइनस टू सिस्टम से हटा हटा दिया है कि हमने कहा है भाई x की वैल्यू माइनस टू नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब माइनस टू पर जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है किसकी, x अपॉन एक्स माइनस टू की, वो भी तो काउंटर नहीं होगी, वो हम अलग से निकाल लेंगे। तो माइनस टू पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू अपॉन माइनस फोर दैट इज वन बाई टू। वन बाई टू भी हम अपनी रेंज से हटा देंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमें माइनस टू नहीं लेनी है। ये हमारा फाइनल आंसर है। बट ये काम हम केवल तब करेंगे जब कुछ फैक्टर कॉमन होके कैंसिल हो रहा हो, और अगर कॉमन कोई फैक्टर नहीं हो रहा हो कैंसिल तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। अब ये कई जगह ये इस टाइप की सिचुएशंस यूज हो जाती है, जहां आप यूज करेंगे वहां आप रेंज निकाल लेंगे। डन। अच्छा, इसके बाद अगला मेथड ये हो सकता है रेंज निकालने का, जैसे अगर मान लीजिए हमें किसी फंक्शन एच एक्स की रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ एच एक्स, और वो एफ ऑफ जी एक्स की फॉर्म में दिया है, ठीक है, जी एक्स की रेंज हमें पता है, रेंज ऑफ जी एक्स हमें पता है कि वो ए से बी के बीच में है, ठीक है ना, और एफ का नेचर हमें पता है, नेचर ऑफ एफ हमें पता है कि वो कैसा है, मोनोटोनिक, मतलब नेचर ऑफ एफ कैसा है, मोनोटोनिक है। तो हम एफ ऑफ जी एक्स की रेंज डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
समझ में आया? मतलब अगर हमें एच एक्स फंक्शन की रेंज निकालनी है और वो एफ ऑफ जी एक्स की फॉर्म में है और इस जी एक्स की रेंज हम निकाल सकते हैं और एफ का हमें नेचर पता है, तो हम डायरेक्ट आंसर सिंप्लीफाई करके काम कर सकते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए तो समझ जाएंगे। जैसे हमें पता होता है कि लॉग का नेचर क्या है, हाँ है ना। जैसे मैं log 2 बेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 की बात करूं, तो हमें log का नेचर पता है कि भाई इस फंक्शन का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग है। सही है ना। अच्छा, इस फंक्शन की हमें रेंज पता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी रेंज -d/4a से इनफाइनाइट होगी। और इसका नेचर हमें इंक्रीजिंग पता है, तो ऑब्वियसली अगर कोई फंक्शन हम ऐसे कह दें मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, कोई फंक्शन कैसा है मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है ए और अल्फा से बीटा के बीच में, तो ऑब्वियसली उसकी मिनिमम वैल्यू एफ अल्फा होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बीटा हो जाएगी। खत्म। यहीं पे अगर हमें ये पता चल जाए कोई फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है अल्फा से बीटा के बीच में, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अब क्या हो जाएगी, एफ अल्फा, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बीटा, और आंसर निकाल देंगे। ये नेचर इंक्रीजिंग है तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, log 2 बेस 2 से log 2 बेस इनफाइनाइट। अच्छा, log 2 बेस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा, 2 बेस टू 1 हो जाएगा, तो सीधा रेंज का आंसर क्या आ गया, 1 से इनफाइनाइट। खत्म। समझे बात को कि नहीं? तो अगर हमें मोनोटोनिकली पता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है किसी रीजन अल्फा से बीटा के बीच में, तो हम उसकी रेंज आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हमें इसका नेचर पता है एफ का और जी एक्स ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज आप निकाल सकते हैं, तो बाकी बचे हुए की रेंज आप आराम से जब चाहेंगे तब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, फाइंड रेंज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1+x²। दिखा? सोचो भाई, साइन इनवर्स का नेचर तो हमें पता है ना, वो तो आपने पढ़ा, इंक्रीजिंग होता है। सही है ना, सी वाला नहीं है तो इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1+x² की रेंज हमें निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या ये 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा? अरे हाँ, है ना। ये 1 से इनफाइनाइट आएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 0 से 1 आ जाएगा। अब ऐसे तुरंत सोच लेंगे, ये वैल्यू 1 से इनफाइनाइट आ रही है, जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू -1 से 0 आ जाएगी। 1 ऐड कर दो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 करोगे तो तुरंत ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से, बोलिए भाई, तुरंत ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 1। बोलो भाई, नहीं समझे? अरे हाँ या ना जवाब दो यार, तुरंत ये आंसर 0 से 1 के बीच में आ जाएगा कि नहीं? अब यस 0 से सर। 1 के बीच में आ गया, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, तो तुरंत हम एफ एक्स की रेंज में कमेंट कर सकते हैं, साइन 0 इज 0, साइन 1 इज π/2, देन आंसर इज 0 से π/2। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? अच्छा, यस सर। यहीं पे क्वेश्चन आ जाता, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1+x², ये आता। तो कॉस इनवर्स का नेचर आपको पता है क्या होता है, डिक्रीजिंग। अब हमें सिर्फ किसकी रेंज चाहिए, एक्स अपॉन 1+x² की। अच्छा, एक्स अपॉन 1+x² की रेंज निकालने के लिए हम इसको 1 अपॉन एक्स प्लस 1/x लिख दें, हाँ या ना। अब ये या तो 2 से बड़ा होता है, समझे मैंने क्या बोला, ये लिख दो। अब ये या तो 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा होता है, तो ये जैसे एनालिसिस लगाओगे तुरंत ये -½ से हाफ मिल जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? क्या ये बात समझे? और कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, तो सीधा आंसर एफ एक्स का क्या मिल गया, कॉस इनवर्स हाफ से कॉस इनवर्स -½ कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है, π/3 से 2π/3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए, बोलो। Yes, sir. इसकी रेंज तो आराम से समझ गए ना, एक्स अपॉन 1/x से, बोलो। Yes, उसी sir. का बस रेसिप्रोकल कर दिया, ये एक तरीका था इसकी रेंज समझने का। या अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि एक्स अपॉन 1+x² कर देते, तो y + y x² इक्वल टू एक्स हो जाता, तो y x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वाई जीरो हो जाता है, यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो कर देते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाता। यहाँ से 4y स्क्वायर माइनस 1 निगेटिव हो जाता, तो भी y की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ आ जाती। दोनों रास्ते हैं आपके पास, चाहो तो आप ये मेथड समझ लो इसकी रेंज निकालने का, चाहो तो ये मेथड समझ लो। दोनों मेथड से आपने रेंज निकाल ली और सीधा y में कंडीशन लगा दी, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग था और डिक्रीजिंग के लिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है कि वो एफ बीटा से एफ अल्फा हो जाता है, तो बस वही एफ बीटा से एफ अल्फा आपने कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। नहीं समझे बात? बोलो भाई, समझ रहे होगे? यस सर। चलिए यहीं पे जैसे Yes, sir. क्वेश्चन आ जाता, एफ एक्स इज इक्व टू कॉट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ जरा रेंज क्विक। सेकेंडों का क्वेश्चन है ये भाई, सीधा सॉल्व करना है यार। कॉट इनवर्स का नेचर क्या हो गया? डिक्रीजिंग, ये समझ में आया? और 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तुरंत आप इसको दिमाग में नहीं कर पा रहे हो क्या? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1, तो ये तुरंत क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, नहीं दिखा सबको? या डी ए नेगेटिव था तो माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट लगा देते तो भी आ जाता। सीधा आंसर क्या हो गया? कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग है तो एफ एक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई करेगा? कॉट इनवर्स माइनस 1 से कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। कॉट इनवर्स के बारे में तो तुरंत आपके दिमाग में ग्राफ बनेगा ना, ऐसा कुछ होता है। माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या होती है? पाई। माइनस 1 पे वैल्यू निकाल लो, माइनस 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? बोलो भाई, 3 पाई बाई 4, तो सीधा आंसर क्या हो गया? 3 पाई बाई 4 से पाई, खत्म। नहीं क्या? बोलो भाई, क्लियर वही चीजें कि नहीं? तो ये रेंज निकालने का मोनोटोनिक वाला कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर एक फंक्शन मोनोटोनिक है तो आप उसके बारे में सेम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टिग्नोमेट्री से रिलेटेड दो रिजल्ट तो कहीं गए नहीं, इनका भी यूज कई बार हो जाता है, जैसे एफ एक्स इज इक्व टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी ओ, सही है। तो इसकी रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होता है भाई? इतने पोर्शन की रेंज होती है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी में सी और ऐड कर देते हैं, तो रेंज क्या आ जाती है? सी माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते हैं। यहीं पे कई बार ये भी पूछ लिया गया है कि अगर ये ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर हो तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? तो इसकी रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख देंगे, और साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x बाई 2 लिख देंगे। जैसे ये सारे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो जो आपका एफ एक्स फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा a इंटू साइन 2x b इंटू कॉस 2x प्लस सी में, और फिर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, सही है ना? इसको, इस फंक्शन को आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे और फिर रेंज निकाल लेंगे। नहीं समझे मेरी बात? बोलिए भाई, समझ गए होगे? तो जैसी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से आप चीजें डील करके सिंप्लीफाई करके आंसर दे देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बट याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट तभी वैलिड होगा जब ये x और ये x एंगल सेम हो। अगर यहाँ पे 2x लिखा है और यहाँ 3x लिखा है तब आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x मतलब 4x लिखा है और यहाँ भी 4x लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यूज कर लो, आराम से आपकी रेंज निकल आएगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बाकी सिचुएशंस में आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. चलिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाली रेंज हो गई। अच्छा, इसके बाद अब बाकी मतलब जैसे रेंज का एनालिसिस करने के लिए मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें आप मोनोटोनिक नेचर चेक कर लेते हैं और रेंज निकाल लेते हैं। अब लास्ट आंसर ये है कि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स की आपको रेंज निकालनी है और आपको ऊपर बताए हुए मेथड में से कोई मेथड स्ट्राइक नहीं कर रहा है या कोई मेथड नहीं लग रहा है, तो हम यूज करते हैं डेरिवेटिव। यूज डेरिवेटिव फॉर रेंज।
अच्छा, डेरिवेटिव का क्या यूज करते हैं, तुरंत हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कहते हैं कि हमारा एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही होती है तो एफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग। सही है ना। तो जिस जिस रीजन में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है वहाँ इंक्रीजिंग होता है, जहाँ जहाँ निगेटिव आता है वहाँ क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। अच्छा, अगर एफ एक्स हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन है और ए और बी दो पॉइंट हैं, प्लस माइनस प्लस है। यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या हो रहा है कि एफ डैश एक्स का जो साइन चेंज है वो प्लस टू माइनस हो रहा है। एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है। तो प्लस का मतलब इंक्रीज कर रहा है, माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करेगा तो एक्स इक्वल टू ए पर हम क्या काउंट कर लेंगे, मैक्स। और अगर एफ डैश एक्स के साइन चेंज में माइनस टू प्लस होने लगा तो बी पे क्या काउंट कर लेंगे, मिनिमा। और एक बार हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा तो हम इसके बाद उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के रेंज पे कमेंट कर सकते हैं। या तो हम उसका नेचर देखकर रेंज पे कमेंट कर सकते हैं कि पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीज, या उसके हिसाब से मैक्सिमम मिनिमा निकाल के हम रेंज पे कमेंट कर सकते हैं। तो कई बार इस तरह की सिचुएशंस भी आपके सामने आ जाती हैं जहाँ पे आपका कोई मेथड नहीं लग रहा होता है, आपको स्टैंडर्ड एनालिसिस से ही डील करना होता है कि फंक्शन की रेंज क्या आ रही है, और वहाँ पे आपको फिर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले मेथड लगा के अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वहाँ पे फिर आपको सारे स्टैंडर्ड मेथड के बारे में ही सोचना पड़ेगा, और कोई ऐसे मेथड आप नहीं लगा पाएंगे वहाँ पे। क्लियर हो रहा है। यस सर। यस सर। तो फिर वहाँ पे आपको ऐसा ही कुछ मेथड सोच के सीधा रेंज निकाल के आंसर लिख देना होगा। सही है, गुड। अब जैसे मान लो आपसे ये पूछ लिया गया, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 7 साइन एक्स। बताओ, क्विक। तो इस वजह से माइनस। खत्म यार। भाई साइन एक्स कुछ कितना भी कर ले -1 से 1 ही तो रहेगा किसी भी एक्स पर, और ये कैसी पॉलिनॉमियल है भाई, ऑड। और 8 डिग्री पॉलिनॉमियल है तो सीधा रेंज क्या हो गई यार, ऑल रियल। खत्म। ये तो तुरंत देखना चाहिए था यार। 8 डिग्री पॉलिनॉमियल, भाई कितनी बार बताया मैंने, इतना टाइम अगर इसके रेंज में लगाने लगोगे तब तो बात ही खत्म हो जाती है। यही तो गड़बड़ कर देते हो तुम लोग। इसका नेचर इंक्रीजिंग है जज, इसकी कितनी आ रही थी 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो भाई। तो इसमें -1 + 1 करोगे तो ये माइनस इनफाइनाइट से 1 तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, यस सर, जीरो। क्या इसमें नेगेटिव क्वांटिटी जा सकती है, नहीं। तो हाँ तुरंत हम 2x माइनस एक्स स्क्वायर को सिर्फ कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से 1। जीरो से 0 से 1, लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट, लॉग 1 क्या होता है, 0। तो रेंज का आंसर क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 0। खत्म। नहीं समझे, प्रॉम्प्ट होना जी सर। पड़ेगा भाई, तुरंत चीजें लिंक करनी पड़ेंगी, क्या सीखा कैसे। अब तुरंत अगर वैसे मेथड्स के बारे में सोचने लगेगे, इधर उधर फंसने लगोगे, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। ऐसे तो आप सीधा 1 गो में गेस करोगे तो सीधा आंसर निकल आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब जैसे कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, बताओ। ऐसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, ये सब कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ, कॉस ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, दोनों की रेंज बताओ। अब तुरंत हम इसमें क्या दिमाग लगाएंगे भाई, जैसे हमने साइन एक्स देखा तो साइन एक्स एक्स कुछ भी ले लो, माइनस साइन एक्स कॉस की 1 वैल्यू से। -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो कॉस के अंदर जो वैल्यू जा रही है, कॉस का ग्राफ हमने तुरंत बनाया, -π/2 से π/2 के बीच में, उसी में -1 से 1 की वैल्यू आ रही होगी हर बार। तो इसका मतलब मिनिमम कहाँ तक जा रहा होगा, cos 1, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा होगा, 1। तुरंत हमने इसका आंसर क्या लिखा, cos 1 से 1। नहीं समझे बात, यस। कहानी क्लियर हुई। साइन एक्स के हिसाब से हमने ये देखा और cos x के हिसाब से हमने ये देख लिया। बोलो भाई,
Yes, sir. अच्छा, तुरंत हम इसमें आए, इसके हिसाब से आंसर क्या दोगे जल्दी? अब तुरंत देखा भाई, कॉस के हिसाब से देखा, कॉस तो -1 से 1 के बीच में ही होगा, बट जब हम साइन की बात करेंगे -1 से 1 के बीच में, तो साइन का ग्राफ तो यहाँ ऐसे जा रहा होगा ना, इंक्रीजिंग। अरे बोलो भाई, तो यानी Yes, मिनिमम sir. वैल्यू कितनी ले रहा होगा? -sin 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा होगा? प्लस का sin 1। दिखा कि नहीं भाई? Yes, sir. सीधा आंसर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कैसे हो रहा है, क्यों, किस लिए काम हम कर पा रहे हैं, ये बात कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. ये सब बातें कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? किस वजह से सर ये लिख दे रहे हैं, बताओ। अब जैसे यही, अब कॉमन सेंस पे इसका बताओ जरा। अगर यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4 sin x, अब आंसर क्या होता है? क्विक। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4 sin x। क्या यार, कैसे सिखाऊं भाई? ये तो समझ में आया ना कि तुरंत आपने देखा 4 sin x जो है वो -4 से 4 होगा। अब कॉस के ग्राफ में जब आप -4 पे पहुंचोगे, तो क्या हम पाई को क्रॉस कर चुके होगे? बोलो भाई। और एक बार आप कॉस में पाई को क्रॉस कर गए, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो आप क्रॉस कर गए ना कॉस की। अरे बोलो यार। तो इसका Yes, मतलब आप -1 को भी छुआ है, 1 को भी छुआ है, तो सीधा रेंज क्या हो गई? -1 से 1, क्योंकि उसके बाद तो वैल्यू हमेशा कम आएगी ना। बोलो यार। और 4 तो इसके बाद कहीं आ रहा होगा ना। हाँ या ना? तो मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी अचीव करोगे? -1। मिनिमम वैल्यू कितनी अचीव करोगे? -1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी अचीव करोगे? 1। नहीं समझे पूरा कहानी? समझ गए सर। सीधा आंसर -1 से 1 हो गया। ये कॉमन सेंस लगता है। अब वही, अब आप सोचने में लग जाओगे। अगर आपने तुरंत सोचा होता, मैंने बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ को, तुरंत आप ग्राफ देखते, एक बार हम अगर पाई और माइनस पाई क्रॉस कर गए, तब तो हमने मैक्सिमम अचीव कर लिया ना। और एक बार अगर हमने इस दायरे को अचीव कर लिया, तो कॉस कहीं भी जाता रहे, इससे ऊपर थोड़ी ना चला जाएगा, इससे नीचे थोड़ी ना चला जाएगा। नहीं समझे? तो आनी रेंज सीधे -1 से 1 फिक्स हो गई। नहीं, पूरी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो भाई। चलो जरा इसका आंसर तो मेरे हिसाब से सबको दे ही देना चाहिए। y इक्वल टू साइन ऑफ 2 cos x। तुरंत तो आप इसका आंसर तुरंत क्या लिखेंगे? -1 से 1। क्यों लिखेंगे, समझ गए ना? क्योंकि -2 से 2 आपको रहना है, और -2 से 2 के पहले ही क्या आ जाएगा? -π/2 से π/2। बोलो भाई। और cos में अगर आप एक बार -π/2 से π/2 पहुंच गए, तो इसका मतलब आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों अचीव कर चुके हैं ना। तो अब इससे ऊपर जा नहीं सकते, इससे नीचे जा नहीं सकते, तो यानी आंसर सीधा -1 से 1 लिख देंगे। ये टैक्टिक्स होती है क्वेश्चन करने की। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन ये भी पूछा ही गया है, जैसे एनसीआर और एनपीआर के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, कि एन और आर दोनों हमेशा क्या होते हैं? बोलो। वैसे तो नेचुरल नंबर होते हैं, बट आर की वैल्यू कैन भी 0 हो सकती है। ठीक है ना? तो अगर मैं ऐसे आपसे चलूँ, तो मैं ऐसे कहूँगा ना कि जो एन है वो भी 0 से बड़ा होता है, आर भी 0 से बड़ा होता है, और एन हमेशा आर से बड़ा होता है। सही है ना? फॉर एन सी आर एन पी आर। यानी अगर मैं इसको एफ एक्स सी जी एक्स ले लूँ, या एफ एक्स पी जी एक्स ले लूँ, और ये एक नया फंक्शन एच एक्स ले लूँ, सही है ना? तो मैं आपसे इसकी डोमेन के लिए कहूँ, तो आप क्या करोगे? डोमेन ऑफ एच एक्स की कंडीशन क्या लगाओगे? कि भाई हम ऐसे एक्स लेंगे जिनके लिए एफ एक्स 0 से बड़ा हो, जी एक्स भी 0 से बड़ा हो, सही है, और एफ एक्स हमेशा जी एक्स से बड़ा हो, और ये जो एफ एक्स एंड जी एक्स हो, ये सब क्या हो भाई? नेचुरल नंबर हो। सही है? या और सेफ साइड नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, बट नेचुरल नंबर तक चलेगा। तब आप सीधा रेंज निकाल सकते हो, मतलब डोमेन निकाल सकते हो। और एक बार आपने डोमेन निकाल ली, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू आपको मिल गई, तो रेंज आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? चलो, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 7 - x p
x माइनस 3, इसकी रेंज निकालनी है। सही है ना? तो क्या करोगे भाई, 7 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x जो है वो 7 से कम होना चाहिए। x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x 3 से बड़ा होना चाहिए। सही है। और 7 माइनस एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए x माइनस 3 से, यानी x हमेशा 5 से लेस होना चाहिए। और 7 माइनस एक्स और x माइनस 3 दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि x भी एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 3 से 5 के बीच के नेचुरल नंबर आएंगे, तो 3, 4, 5 तीन नेचुरल नंबर काउंट हो जाएंगे। इसका मतलब रेंज क्या क्या होगा, रेंज में तीन ही एलिमेंट आएंगे, क्या क्या, F3, F4 और F5। ये तीन एलिमेंट रेंज में आ जाएंगे। क्या है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तीन के अलावा चौथा एलिमेंट रेंज में आ नहीं सकता। तो अब F3, F4, F5 निकाल दो। F3 का मतलब क्या हो गया, F3 का मतलब हो गया आपका 3, 4P कितना 0, और F4 का मतलब हो गया आपका 3P1, और F2 का मतलब हो गया आपका 2P2। ये हो गया। दिख रहा है कि नहीं भाई सबको? तो रेंज में एलिमेंट आ गए 1, 2, 3। ये आंसर हो गया आपका। पूरी कहानी समझ में आई सबको कि नहीं आई? तो जब भी इस तरह की सिचुएशंस आएगी आप आराम से रेंज निकाल लेंगे। तो एनपीआर और एनसीआर के लिए क्या करना होता है ये मैंने आपको बता दिया। बोलिए भाई, यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? डन? यस सर। गुड। Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं आगे, जैसे इवन एंड ऑड फंक्शन में क्या क्या आ सकता है, फिर पीरियोडिक में क्या आ सकता है, फिर कंपोजिट और फिर इनवर्स, और लास्ट में पढ़ेंगे 1, 1 on 2, मैनी 1 on 2। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन की। तो इवन एंड ऑड फंक्शन तो देखने से पता चलता है कि अगर आपने एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स लिया, सही है, तो अगर आपने f ऑफ माइनस एक्स निकाला और वो एफ एक्स आ गया, तो आपका एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन। और आपने अगर f ऑफ माइनस एक्स किया और वो माइनस एफ एक्स आ गया, तो आपका एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड। सही है ना? अच्छा, अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया तो इसका मतलब सिमेट्रिक है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया तो सिमेट्रिक है किसके अबाउट, जीरो के अबाउट। अच्छा, जब कोई फंक्शन जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो जीरो के एक तरफ उसको डील करते हैं, दूसरी तरफ वो सेम डीलिंग दे देता है। मतलब अगर कोई फंक्शन जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है तो जीरो प्लस पे जो उसका नेचर होगा उसके हिसाब से जीरो माइनस का नेचर हम तुरंत बता देंगे, उसके हिसाब से जीरो माइनस का नेचर हम तुरंत बता देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इवन और ऑड फंक्शन चेक करने के तरीके हो गए। तो आप सीधा x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और चेक कर लो कि फंक्शन इवन है या ऑड। सही है ना? जैसे फॉर एग्जांपल वाइज मान लो हमने एफ एक्स लिया, एफ एक्स हमने लिया ई की पावर साइन ई की पावर छोड़ो, एल एन में ले लो, ln ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स, या 1 माइनस एक्स अपॉन, हाँ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये इवन है ऑड, हमें ये चेक करके बताना। तो तुरंत हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, तो ये ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा। इसको आप लिख सकते हैं ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विदा माइनस साइन, यानी कि एफ ऑफ एक्स। तो तुरंत हमें क्या मिल गया, ये इवन फंक्शन, सॉरी ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ एक्स आ गई। तो तुरंत हमें क्या मिल गया, ऑड फंक्शन। यानी ये कैसा होगा, जो भी इसका ग्राफ होगा वो ओरिजिन के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। समझ गए कि नहीं? जैसे हमें यहीं पे चेक करना हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन
एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ इवन है ऑड? क्विक भाई, सिंपल सी बात है, एफ ऑफ माइनस एक्स आप निकाल रहे हैं तो एल एन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आ गया। अब तो यार आपने कहा, बट इसका कॉन्जुगेट आप तुरंत देख सकते हैं ना क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ गया। अब ये तुरंत क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये माइनस एफ एक्स आ गया ना, तुरंत ऑड फंक्शन आ गया। नहीं समझे? चलिए अगला वाला चेक करके बताइए, इवन है ऑड? सेम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, उसके बाद भी अगर कोई एनालिसिस नहीं हुआ तो आप कहेंगे, यानी अगर एफ एक्स बराबर आ गया तो इवन, माइनस एफ एक्स आ गया तो ऑड। ये है टेक्निक। भाई चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 आया। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 आया। दिखा? अच्छा अभी हम देख सकते हैं क्या हम ये फंक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल। माइनस एक्स ई की पावर एक्स ये है, अगर हम इसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दें और यहाँ पर डिवाइड बाई कर दें 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, तो ये एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1 आ गया, दैट इज एफ एक्स आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इवन। तो कई बार आप उसको सिंप्लीफाई करने में भी टाइम लगा सकते हैं, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी चीज़ें सोच सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका फंक्शन आपको दिया जाएगा, आप आराम से चेक कर लोगे। जैसे ये इस बार एडवांस में था, बट साइन एक्स माइनस एक्स या एक्स माइनस साइन एक्स था शायद। बताओ इवन है ऑड? Odd. एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे मॉड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ से एक माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स होता है ना। तुरंत हमें क्या मिल गया, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है मतलब किसके अबाउट सिमेट्रिक है, बोलिए? ओरिजिन के अबाउट। ऑड फंक्शन है मतलब किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, सीधा आंसर लिख देंगे। क्या है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ। चलिए अब Yes. इवन ऑड फंक्शन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन लिखा हो आप उसको इवन और ऑड के सम में लिख सकते हैं। कैसे? मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है, हम उसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 एंड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। ये है इवन फंक्शन और ये है ऑड। चेक करके देख लो, अगर इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे यही आ जाएगा, इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो एक माइनस कॉमन आ जाएगा। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और 2fx बाई 2fx आ जाएगा। तो किसी भी fx को आप इवन और ऑड के सम में लिख सकते हैं। ये उसका इवन पोर्शन हो गया, ये उसका ऑड पोर्शन हो गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि एक फंक्शन है जिसको आप सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिख रहे हैं, सही है ना, इवन एंड ऑड फंक्शन आप लिख रहे हैं, तो वो इवन पोर्शन क्या होगा, दैट इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। ऑड पोर्शन क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, और उसके हिसाब से आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब आपको लॉजिक सिंपल सा लगाना था कि f1x, भाई इसको दो फंक्शन के सम में लिखा गया। मैंने अभी बताया कि आप किसी भी फंक्शन को
इवन और ऑड के सम में लिख सकते हैं, जहाँ पे उसका इवन पार्ट होता है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू और ऑड पार्ट होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। तो जैसे आप इसको इवन फंक्शन के सम में लिखेंगे तो ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाई टू, ऑड के सम में लिखेंगे तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। सही है ना। वहीं पे आप एफ वन एक्स प्लस वाई और एफ टू एक्स माइनस वाई लिखेंगे, है ना। तो यानी कि एफ वन एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख देंगे, यहीं पे एक्स की जगह एक्स माइनस वाई लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ए की पावर एक्स कॉमन, इन दोनों को एक साथ लेंगे ए की पावर माइनस एक्स कॉमन, ये फैक्टराइज हो गया। अब ये तो एफ वन एक्स दिख रहा है, इसको अगर हम एफ वन वाई लिखना चाहते हैं तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी 2 एफ वन एक्स एफ वन वाई आंसर आ गया। नहीं समझे? तो इसमें बस यही वाला रिजल्ट हमने लगाया, किसी फंक्शन को हम ब्रेक करके दो पार्ट में लिख सकते हैं, दैट इज दिस। अच्छा, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन, सही है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन है, अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ जीरो जीरो होता है। या हम ऐसे कह दें कि कंटिन्यूअस एट जीरो, या हम ऐसे कह दें कि एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, या पूरा पूरा कंटिन्यूअस है या जीरो पे तो कंटिन्यूअस है ही, तो और फंक्शन कैसा है, ऑड है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो। ये ध्यान रखिएगा, ये कई जगह ये स्टेटमेंट की वजह से एफ ऑफ जीरो आप जीरो ले लेते हैं, कई जगह इस स्टेटमेंट की वजह से कई जगह हम क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ जीरो को जीरो ले लेते हैं, बिकॉज कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन की बात चल रही होती है। अच्छा, इसके बाद लास्ट, अगर एक फंक्शन एफ एक्स इज इवन एंड ऑड बोथ, मतलब वो इवन भी है और ऑड भी है, तो एफ एक्स हमेशा क्या होता है, जीरो फॉर ऑल एक्स। मतलब अगर एक फंक्शन इवन भी है और वो फंक्शन ऑड भी है, तो ऐसा सिर्फ केवल कैसा फंक्शन होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ओनली लाइन विच इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर कोई फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है तो आप उस फंक्शन को क्या ले सकते हैं, तुरंत आप उस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू जीरो ले सकते हैं। इसका मतलब उसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछी जाए तो वैल्यू आप सीधा आंसर में क्या लिखेंगे, जीरो। इवन ऑड के बारे में यही तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आपको क्लिक करने में आसानी रहेगी, आप आराम से अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है ना, और आपने कहा कि वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है और टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सही है ना, तो हम कहेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक है। देन एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। मतलब तब एफ एक्स हमेशा एक पीरियोडिक फंक्शन होगा अगर वो एफ एक्स जो है ना वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है, तो आप उस तुरंत उस फंक्शन को क्या ले लेंगे, पीरियोडिक। सही है ना, टी ग्रेटर देन जीरो लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। अब जो कुछ पीरियोडिक फंक्शन आपने पढ़े हैं वो जैसे साइन एक्स पढ़ा है आपने, कॉस एक्स पढ़ा है, सही है ना, इनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। आपने कॉसेक एक्स पढ़ा है, आपने सेक एक्स पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद आपने एक सेट पढ़ा है टेन एक्स और कॉट एक्स का, इसका पीरियड होता है पाई। अच्छा, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, इसका पीरियड 1 होता है। अब जो भी फंक्शन बन रहे होंगे वो इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन से बन रहे होंगे, क्योंकि यही हमारे सामने पीरियोडिक फंक्शन है जिनकी बात हम करेंगे। अब जो भी फंक्शन हम बना रहे होंगे वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना रहे होंगे, तो हम उसकी बात करेंगे। सही है। अच्छा, दूसरा रूल पीरियोडिसिटी में ये होता है कि ऑब्वियसली अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है तो हर टी इंटरवल के बाद चीज़ें क्या हो रही होंगी, रिपीट कर रही होंगी। ये तो आपने देखा है ना, जैसे 2 पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट करता है, पाई के बाद इनके ग्राफ रिपीट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आपने बनाया था वो भी 0 से 1 के बाद आपको रिपीट करता हुआ नजर आ रहा था, तो इसका पीरियड कितना हो जाता है, 1। सही है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात, अगर
एफ एक्स फंक्शन का पीरियड है t1 और जी एक्स फंक्शन का पीरियड है t2। सही है ना, ये क्या है पीरियड। तो दोनों फंक्शन अगर आप ऐड करते हैं, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स कर देते हैं, माइनस जी एक्स कर देते हैं, या एफ एक्स इंटू जी एक्स कर देते हैं, या एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर देते हैं, दो से ज़्यादा भी हो, तो जो इनका पीरियड आता है, तो जो इनका पीरियड आता है वो हमेशा आता है एलसीएम ऑफ क्या, T1 एंड T2। अब अगर एलसीएम पॉसिबल है तभी वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे, है ना, नहीं पॉसिबल है तो नहीं होंगे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो फंक्शन अगर दो पीरियोडिक फंक्शन है और आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमेशा पीरियोडिक वो फंक्शन पीरियोडिक होंगे ना। अगर उन वो फंक्शन पीरियोडिक होंगे तो ऐसी एक टी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी, और अगर ऐसी एक टी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो ही वो फंक्शन आप पीरियोडिक बोल पाएंगे। अगर ऐसी कोई वैल्यू टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप उसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सिंपल सा मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 3x है, तो इसका पीरियड कितना हुआ। अच्छा, एक रूल और पहले लिख लो, इसके बाद बात करते हैं। एक रूल और होता है कि अगर एफ एक्स है और इसका पीरियड t है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड होता है वो t बाई मॉड ए होता है। ये भी रख लो, अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो अगर x को ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस किया गया तो उसका पीरियड t बाई मॉड ए होता है। जैसे इसका पीरियड 2 पाई तो इसका पीरियड 2 पाई बाई 4 आएगा, इसका पीरियड 2 पाई तो इसका पीरियड 2 पाई बाई 3 आएगा। तो दोनों के हिसाब से अगर आप पीरियड निकालोगे, है ना, तो जो पीरियड निकल के आएगा दोनों का एलसीएम वो कितना आ जाएगा, 2 पाई। सही है ना। अब इसके लिए तो ऐसा समझ लो कि अगर आपको एलसीएम निकालना हो a बाई बी और c बाई डी का, तो उसका टेक्निक होता है एलसीएम लेते हैं a और c का और एचसीएफ लेते हैं b और d का। ये a बाई बी और c बाई डी का एलसीएम निकालने की टेक्निक है, ठीक है ना। रैशनल नंबर का एलसीएम निकाला ऐसे जाता है। जैसे इसमें देखो, हमें रैशनल नंबर का एलसीएम सर्च करना था, तो 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, 4 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2 पाई, यानी इन दोनों का कॉमन पीरियड कितना आएगा 2 पाई। इस फंक्शन का पीरियड कितना आएगा 2 पाई। अच्छा, यहीं पे अब देखना जरा ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x और साइन ऑफ 7x। अब इसका पीरियड कितना होगा 1/4, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 7। बट इनका सम जो है वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एलसीएम अगर आप लेना चाहो किसका 1/4 और 2 पाई बाई 7 का, तो वो डिफाइन नहीं है। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं कि दो फंक्शन अगर पीरियोडिक हैं तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हमेशा पीरियोडिक हो। पीरियोडिक तभी होगा जब आप एक ऐसी वैल्यू t सर्च कर पाएंगे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर हो, तो वो t वैल्यू आप तभी सर्च कर पाएंगे जब आप एलसीएम निकाल पाएंगे। और अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पाए तो इस कॉम्बिनेशन के पीरियोडिक होने से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे देखो, ये दोनों फंक्शन पीरियोडिक हैं बट उनका कॉम्बिनेशन यानी एडिशन पीरियोडिक नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप इसका एलसीएम लेके ऐसी कोई टी वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते हो जो पीरियोडिक है। सही है, बोलो भाई। अच्छा, इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की बात करें, सही है ना। तो मॉड देखते ही इसका पीरियड कितना बन जाएगा पाई, मॉड देखते ही इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो पीरियड है वो पाई आ जाएगा। बट फंडामेंटल जो पीरियड होता है वो इसका पाई बाई 2 होता है। क्यों,
क्योंकि जब आप एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करते हो तो ये एफ एक्स ही आ जाता है, क्योंकि ये बन जाता है साइन कॉस एक्स, ये बन जाता है माइनस साइन एक्स, मॉड लगा हुआ है तो ये वही चीज रिपीट कर जाती है, तो फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 आ जाता है। सही है ना। तो कई बार हमें ऐसा भी चेक करना पड़ सकता है, और वो चेक हमें सिर्फ टिग्नोमेट्री के केस में करना पड़ सकता है, कि हो सकता है कि जो पीरियोडिक वैल्यू हम निकाल रहे हो वो किसी का मल्टीपल आ रहा हो, तो वो उससे लेस वैल्यू भी पीरियड की हो सकती है, तो वो हम पीरियोडिसिटी फंडामेंटल टिग्नोमेट्री के केस में चेक कर लेंगे। अदरवाइज एलसीएम लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पीरियड ही आएगी। ठीक है ना। अब कोई भी फंक्शन अगर इस रिलेशन में लिखा हुआ है कि एफ एक्स प्लस टी के बराबर है और टी से छोटी वैल्यू ऐसी नहीं है, तो ऑब्वियसली टी उसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन इस रिलेशन को वैलिड कर रहा है तो ही वो फंक्शन पीरियोडिक होगा। समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा आपसे फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट करा के पीरियोडिसिटी पूछ लेगा, बहुत ज्यादा ए एक्स प्लस बी करा के पीरियोडिसिटी पूछ लेगा, तो इसी टाइप के पीरियोडिक फंक्शन में आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। सही है ना। अच्छा, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है तो एक पीरियड में उसकी स्टडी कर लो, तो वही स्टडी उसकी हर बॉक्स में क्या करेगी, रिपीट करती जाएगी, तो वो चीज फिर वो बॉक्स टू बॉक्स ऑफ वेरी कराते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट पीरियोडिसिटी का यूज करते हुए, पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, जैसे अब ये एक आध रिलेशन वाले क्वेश्चन है, जैसे एफ ऑफ एक्स, अगर f ऑफ x प्लस ए के बराबर है तो ऑब्वियसली फंक्शन पीरियोडिक है। अरे हाँ या ना, बोलो। और उसका पीरियड कितना होगा यहाँ पे, a। अच्छा, यहीं पे f ऑफ x प्लस ए अगर f ऑफ x प्लस बी के बराबर है, सही है, तो भी ये पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है, पहले तो इसको देख लो भाई। अगर हम x को x माइनस ए से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा f ऑफ बोलो x, और ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस ए प्लस बी। दिखा, यानी इसको हम f ऑफ x प्लस बी माइनस ए बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक आ गया कि नहीं, क्योंकि f ऑफ x प्लस टी वाले नेचर को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका पीरियड कितना आ गया, मॉड ऑफ b माइनस ए। नहीं समझ रहे हो, बोलो भाई, बात क्लियर हो रही है कि नहीं। अच्छा, यहीं Yes, पे sir. अगर हम कह दें कि f ऑफ x प्लस ए और f ऑफ x प्लस बी किसी कांस्टेंट k के बराबर है, तो भी ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है। और अब उसका जो पीरियड होता है वो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ b माइनस ए हो जाता है। क्यों, सेम लॉजिक, हम x को x माइनस ए से रिप्लेस करते हैं, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस b माइनस ए किसके बराबर आ गया बताओ, के। अभी तो कुछ एनालिसिस हुआ नहीं, हाँ या ना, बोलो भाई। Yes, sir. तो फिर से हम Yes. x को रिप्लेस कर सकते हैं x प्लस बी माइनस ए से, कर दिया, बोलो। अब ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस बी माइनस ए, और ये आ जाएगा प्लस f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए इक्वल टू के। अब यहाँ पर ये वैल्यू उठा के रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, तो वही पीरियड आ गया। सही है ना। तो हम ये सारे रिजल्ट देखकर डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, सर ये लास्ट वाली चीज फिर से बता दीजिए। कहाँ पे बताऊं भाई, सिंपल सी बात थी कि ये रिजल्ट था, दिखा, तो उसका पीरियड 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा, बी और ए निकाल के माइनस करके। क्यों, अगर x को x माइनस ए से रिप्लेस करेंगे तो ये समझ में आ गया। फिर x को x प्लस बी, x को x प्लस बी माइनस ए से रिप्लेस कर दो, कर सकते हो कि नहीं। तो ये x प्लस बी माइनस ए हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कैंसिल हो गए, के कैंसिल हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए आ गया, तो ये पीरियोडिक आ गया ना, ये टी हो गया। यस सर समझ गया। अच्छा, जैसे अब मैं आपसे तुमसे ये कहूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 7, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, यस है कि नहीं है।
एफ एक्स पीरियोडिक है और उसका पीरियड कितना होगा बी माइनस ए। अरे बोलो भाई। यस सर। तो बी माइनस ए का गैप कितना है बोलो। बी की वैल्यू कितनी है भाई -7। ए की वैल्यू कितनी है -1। 6 6 हो गया पीरियड। नहीं समझे बात। अरे हाँ या ना। हाँ सर समझिए। Yes, sir. यहीं पे मैं कह दूं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3 है। तो क्या एफ एक्स पीरियोडिक है और अब इसका पीरियड कितना है -6. हम्म, कितना है भाई 4। अरे बी माइनस ए ना। बी की वैल्यू कितनी है 4 और 2। अरे कहाँ खो गए भाई। यस सर। तो पीरियड कितना आ जाएगा नहीं आएगा क्या नहीं समझ रहे हो क्या। अरे बताओगे कुछ नहीं समझ सर पा समझ रहे रहे हो आंसर 4 आ जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. तो हाँ पीरियोडिसिटी मतलब कंपोजिट फंक्शन में मैंने क्या कहा कि एफ ऑफ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स को एफ ओ जी एक्स भी कहीं लिख देते हैं उसका मतलब कंपोजिट ही हो गया ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन कब डिफाइन होगा एफ ऑफ जी एक्स और कहाँ कहाँ डिफाइन होगा उन एक्स के लिए डिफाइन होगा जिनके लिए जी एक्स की जो रेंज आ रही होगी मतलब ऐसे एक्स के लिए जिसके लिए जी एक्स की जो रेंज आ रही होगी वो एफ की डोमेन में आ रही होगी। तो आप कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करके लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं है ना। अब इतना कॉम्प्लिकेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ डिफाइन हो रहा है कहाँ नहीं आपसे नॉर्मल डिफाइन करके उसकी फंक्शन को ही पूछा जाएगा। तो सीधा आप ये जी एक्स फंक्शन उठा के यहाँ रख दो और सीधा आंसर निकाल दो। सही है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स तो व्हाट इज एफ ऑफ जी एक्स बताओ। तो सीधा आप क्या कहोगे साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या ये साइन एक्स हो जाएगा हाँ या ना। अरे बताओगे नहीं। Yes, sir. यस सर। ठीक है मैं आपसे पूछूं Yes, sir. जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो सीधा सर जी मॉड के साइन अंदर एक्स। जी के अंदर सीधा साइन एक्स रख देंगे सीधा जी एक्स के अंदर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। जरा सारे निकाल के बताओ एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा ये बताओ और जी ऑफ जी एक्स क्या आएगा ये बताओ क्विक। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ अभी ठीक है। मतलब आप क्या कह रहे हैं ये सारे फंक्शन समझ में आए ना कंपोजिट जो मैंने निकाले। कोई भी कंपोजिट फंक्शन उसी एक्स के लिए डिफाइन होगा जिसके लिए जी एक्स की जो रेंज आ रही होगी वो एफ की डोमेन में आ रही होगी। अगर ऐसा कोई एक्स आया जिसके लिए जी एक्स की रेंज एफ की डोमेन में नहीं आ रही है तो वो एक्स इस कंपोजिट फंक्शन में काउंट नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली जब आप कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट करके लिख रहे होंगे तो आप उसको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देंगे। तो वो आपका हेडक है ही नहीं। सही है ना। और अगर एक कंपोजिट फंक्शन आप डिफाइन करके लिख रहे हैं तो उसको डिफाइन करने का तरीका सिंपल है। जहां जहां एफ एक्स में एक्स है जहां जहां एफ एक्स में एक्स है उन एक्स की जगह क्या रख दो जी एक्स। जहां जहां जी में एक्स है उन जी की जगह एक्स की जगह क्या रख दो एफ एक्स। तो सीधा कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट होकर निकल आता है। बस कंपोजिट में इतना रोल है। और ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपोजिट की डोमेन में वही एक्स आते हैं
जिनके लिए gx की रेंज f की डोमेन का सबसेट होती है, वो x कभी काउंट नहीं होते जिनके लिए gx की रेंज f की डोमेन में ना आ रही है, तो वो x आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि वो कभी भी कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx में काउंट नहीं होंगे। क्या है, मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा, कंपोजिट पे ये टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं कि आपको एक कंपोजिट फंक्शन दे दे, जैसे आपसे कहा गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स, सॉरी जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और आपसे पूछा गया फाइंड जी एक्स। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए, अब वो कई बार के कंपोजिट करके पूछ लिए गए, बट ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सही है ना? इस टाइप की सिचुएशन में सीधा आप क्या करोगे, g ऑफ साइन एक्स जो है वो है cos 2x, तो cos 2x में sin x सर्च कर लो, तो वो क्या आ रहा है बताओ? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स है। अब हम इसी साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए अगर t ले लें तो g ऑफ t हमारे लिए क्या है, 1 माइनस टू टी स्क्वायर, तो तुरंत हमें gx फंक्शन क्या मिल गया, 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर। ये अप्रोच होती है। क्या ये अप्रोच क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं, बोलो? यस सर। तो मतलब हम उसी फंक्शन में उसको सर्च करके आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आप एफ एक्स फंक्शन, उनका एम यही था इस क्वेश्चन में, आपको उनका एम सिंपल था कि बहुत सारे लोग एफ एक्स फंक्शन निकालने लगे और फिर एक्स की वैल्यू 5/4 रख के आंसर निकालें, तो उनका टाइम वेस्ट होगा। एफ एक्स फंक्शन यार इसमें निकालना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डेवलप करना आसान काम नहीं होगा आपके लिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो वो चीज आप इतनी आसानी से चेक करके नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन निकालने का तो स्कोप है ही नहीं। अब इस टाइप की सिचुएशन को डील कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको g ऑफ एफ एक्स फंक्शन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, g में जहां जहां x लिखा होता है उस x को ही आप किससे रिप्लेस कर देते हैं, एफ एक्स से, तो आप g ऑफ x से कहां पहुंच जाते हैं, g ऑफ एफ एक्स पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपोजिट निकालने का, सही है ना? अब ध्यान से देखना, हमें g ऑफ f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, दिखा? बोलो भाई। तो अगर हमें gx फंक्शन पता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, पता है ना? अब देखना, हमें क्या चाहिए, f ऑफ 5/4 चाहिए। मान लेते हैं f ऑफ 5/4 की वैल्यू b है, सही है? तो g ऑफ f ऑफ 5/4 निकाल लें, कितना आएगा जल्दी बता दो, 4 इंटू 25/16 माइनस 10/4 प्लस 5, क्विक, 25/4 माइनस 10/4 प्लस 5, 15/4 प्लस 5, तो ये क्या 35/4 आ रहा है, जल्दी बताना। अरे बोलो यार, आ गया? अच्छा, ये वैल्यू हमने क्या मान रखी है, b, इसका मतलब g ऑफ b हमें कितना मिल गया, 35/4, और हमें b निकालना है। gx हमें पता है, तो g ऑफ b कितना हो गया, b स्क्वायर प्लस b माइनस 1, ये कितना हो गया 35/4, तो 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4 कितना हो गया भाई साहब, 35। हाँ या ना? यहाँ से हम कहेंगे 4b स्क्वायर प्लस 4b, और ये कितना हो जाएगा 39 0। इसी को सिंप्लीफाई करके b निकाल लेंगे। क्या ये बात पल्ले पड़ रही सबके, नहीं पड़ रही? मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ कितना आ रहा है बी, क्विक। होगा। हाँ, यहाँ पे 50/4 होगा भाई, ध्यान दो भाई, कैलकुलेशन नहीं गड़बड़ हो जाएगा। वही मैं कहूँ, ये इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों आने लगा इसमें, स्ट्रेट क्वेश्चन था ये तो। यहाँ पे आएगा 4 इंटू 25/4 माइनस 50/4 प्लस 5 ना, तो ये शायद आ जाता है माइनस 25/4, और ये आता है 5, तो ये शायद माइनस 5/4 आता है। तो g ऑफ b की वैल्यू जो है वो माइनस 5/4 आ रही है, तो b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 माइनस 5/4 आ रहा है, तो 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है, तो 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1 0 आ रहा है, तो 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 आ रहा है, तो b की वैल्यू माइनस हाफ आ रही है कि नहीं आ रही? सीधा आंसर आ गया। तरीका समझे कि नहीं?
अब सोचो अगर आप फंक्शन निकालने लगते तो क्या होता, अब सोच के देख लो, अगर आप फंक्शन निकाल, लॉजिक तो गलत लगा दिया फिर। क्या था कि f2 ऑफ j ऑफ f1x, ठीक है, इज इक्वल टू f3x दिया है, ये तो है। अच्छा, इसका मतलब ये जो पूरा है ये आपको f2 के अंदर रखना सर है। F3x आ रहा है। हाँ, आंसर इज j ऑफ f1x आ गया, क्योंकि f3x क्या है, f2x क्या है 1 माइनस एक्स, तो x की जगह ये पूरा रख दो। अच्छा, ये वैल्यू f3 यानी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर है, तो j ऑफ f1x आपको मिल गया यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसी को सॉल्व कर लो तो ये x अपॉन x माइनस 1 आ गया। अब j ऑफ f1x आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 बाई एक्स, तो j ऑफ 1 बाई एक्स ये आ रहा है, तो j ऑफ 1 बाई एक्स क्या है 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब अगर 1 बाई एक्स को आप t ले लो तो j ऑफ t क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस t, और 1 अपॉन 1 माइनस t ही f3t है, इसका मतलब j ऑफ t फंक्शन f3x आ गया। नहीं समझे बात, बोलो भाई। यस सर। Yes. दिखा कि नहीं, मैंने आपको सिंपल बताया, कंपोजिट में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सीधा उस x की जगह वो कंपोजिट फंक्शन उठा के रख देना होता है। तो f2 हमको पता था, तो हमने f2 फंक्शन में सीधा j f1x रख दिया, तो ये आ गया। यहां से हमें f3x दिख रहा था, इसको सॉल्व करके हमने j f1x निकाल लिया, और f1x हमें पता ही था, तो j 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने 1 बाई एक्स के टर्म में सर्च कर ली। जैसे हमने j 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स के टर्म में देखी, इसी 1 बाई एक्स को उठा के हमने x रख दिया, तो यहीं से हमें 1 माइनस एक्स दिख गया और f3x आ गया। नहीं समझे पूरी बात, देखा कि नहीं। तो कंपोजिट में इससे ज्यादा एनालिसिस आपको नहीं करनी, इसमें क्या करना था कि सीधा सबसे पहले f ऑफ gx निकालते हैं और फिर h ऑफ f ऑफ gx निकाल देते हैं। तो f ऑफ gx निकालते तो रूट 10x आता, रूट 10x उठा के यहाँ रख देते हैं, तो क्या ये 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x आ जाता, बोलो भाई। और इसी चीज को हम क्या लिख देते हैं 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। और हमें वैल्यू कहाँ चाहिए थी, पाई बाई 3 पे चाहिए थी, बोलो भाई। यस सर। तो हम पाई बाई 3 पे वैल्यू निकाल लेते, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, तो क्या ये वैल्यू हमें माइनस 10 ऑफ पाई बाई 12 मिल रहा था क्या, और माइनस 10 पाई बाई 12 को हम क्या लिख सकते थे ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन देखो क्या थे हमारे लिए, 10 पाई बाई 12 तो आंसर में नहीं है ना हमारे पास, है क्या, बोलो। बट हमारे पास 10 11 पाई बाई 12 है, अरे हाँ या ना, नहीं समझे पूरी कहानी। तो 10 पाई बाई 12 को ये हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई माइनस को 10 पाई माइनस पाई बाई 12, तो यही आंसर हमारे लिए क्या आ जाता है 10 11 पाई बाई 12, सही है। देख लो भाई फिर बताओ, मैं समझाता हूँ एक्चुअल में है क्या। अगर आप पढ़ना शुरू करो तो एफ एक्स एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, बात खत्म। अच्छा, ए कोई भी एक सेट है जो कि रियल नंबर का सेट है, अगर हम जी में ए इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब जी एक फंक्शन है उसमें हम ए इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो रिजल्ट में क्या आता है कि जो एफ एक्स आते हैं वो सारे ए में ही आते हैं। मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है बेसिकली, क्योंकि जी में ए इंट्रोड्यूस कराया गया और ए जो है वो एफ एक्स का, मतलब एफ एक्स जो है वो ए का सबसेट है। मतलब एक्स में कोई भी रियल नंबर रखोगे तो उससे एक एफ एक्स की रेंज आएगी, एफ एक्स की रेंज जो है वो ए में लाई कर रही है, सही है ना। ये इस पूरे क्वेश्चन का वो है काम, उसके हिसाब से पूरा एनालिसिस करना है। आप ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हमें क्या किया गया, जी ऑफ एस की बात करनी है, तो जी ऑफ एस की डेफिनेशन हो गई एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस। अच्छा, एफ ऑफ एक्स हमारे लिए क्या है भाई साहब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अगर एस को बिलोंग करेगा यानी 0 से 4 को बिलोंग करेगा, तो एक्स हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, अगर एक्स स्क्वायर 0 से 4 बिलोंग करेगा तो एक्स माइनस 2 से 2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, Yes, sir. एक्स हमेशा माइनस 2 से 2 बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एस की डेफिनेशन में जो एस आ रहा है वो एफ एफ एस के लिए एस, मतलब एफ एक्स एस को तभी बिलोंग करेगा जब एक्स माइनस 2 से 2 बिलोंग कर रहा होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं, बोलो।
Yes, sir. अब ये जो s फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 4 है, और ये f है। अब ये f जो है वो इसके अंदर जा रहा है, तो f जो है वो g ऑफ s के अंदर गया। दिखा कि नहीं भाई? अच्छा, यहाँ पे जो g ऑफ s सेट आया था वो क्या आ रहा था हमारे लिए, -2 से 2। अभी तो हमने कहा ना कि इसमें वही x लेना है जिसके लिए fx s को बिलोंग करे, अगर fx s को बिलोंग कर रहा है तो x -2 से 2 आ रहा है, तो gs -2 से 2 आ गया। अब f के अंदर अगर -2 से 2 जाएगा और fx फंक्शन x स्क्वायर है, तो ये हमेशा 0 से 4 लाई करेगा। 0 से 4 का मतलब ये तो s का के इक्वल आ गया ना, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब f ऑफ gs जो सेट है वो क्या s सेट के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, और हमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, यानी हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखने हैं सारे। पहला स्टेटमेंट ट्रू समझ में आया? बोलो। अच्छा, सर ये अगर नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझे इसमें बताओ। देखो ध्यान से फिर से, f ऑफ s का मतलब क्लियर हो गया, x बिलोंग्स टू r सच दैट fx बिलोंग्स टू s। s मतलब 0 से 4, तो अगर fx x स्क्वायर है और x स्क्वायर 0 से 4 है तो x -2 से 2 है। अगर x -2 से 2 है तो यानी इसमें वही x आएंगे जिनके लिए इस मतलब इस सेट की वैल्यू क्या होगी, -2 से 2 हो जाएगी ना, क्योंकि इस सेट में हमें वो x लेने हैं जिनके लिए fx s का सबसेट हो, जिनके लिए fx किसका सबसेट हो भाई, s का। और fx क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर s का सबसेट है तो x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में ही होगी, हाँ या ना? यस सर। तो यानी यस सर। जीएस सेट किसके बराबर होगा, -2 से 2 के बराबर होगा, आप समझे? और यस सर। अगर अगर जीएस सेट -2 से 2 के बराबर आ रहा है और एफ के अंदर हम जीएस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, है ना, यानी कि एफ के अंदर हम -2 से 2 की वैल्यू इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और अगर हम एफ के अंदर -2 से 2 इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0 से 4। और 0 से यस 4 सर। जो हमारे लिए एस सेट है, तो इसका मतलब जी ऑफ एफ एस जो है वो हमेशा एस सेट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या यस नहीं? सर। यस सर। तो जी ऑफ एफ एस जो है वो हमेशा एस सेट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ये कहने का मतलब था इस क्वेश्चन का, क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा बात करो एफ ऑफ एस की, तो एफ ऑफ एस हमारे लिए क्या होगा, एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एस जो है वो बिलोंग करेगा, एस जो है 0 से 4 है, जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये 0 से 16 हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ। Yes, sir. तो अब हमें बात करनी है किसकी, जी ऑफ किसकी, एफएस। जी ऑफ एफ एस की। तो जी ऑफ एफ एस का मतलब क्या हो गया बताओ, जी ऑफ एफ एस का मतलब हो गया वो एक्स अब हमें लेने हैं जिनके लिए एक्स स्क्वायर लाई कर रहा है एफ एस, मतलब 0 से 16 के बीच में, यही तो है। तो इसमें क्या आएगा, -4 से 4 आ जाएगा। इसका मतलब जी ऑफ एफ एस जो सेट है वो एस सेट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो एकदम? बोलो। अच्छा, जी ऑफ एफ एस जो है वो क्या जी एस सेट के बराबर है, हो सकता है? अरे हाँ या ना, ये स्टेटमेंट भी तो ट्रू ही हो गया। बोलो, जी ऑफ एफ एस जो है वो जी एस सेट के बराबर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जी एस सेट हमारे लिए क्या है, -2 से 2, और जी ऑफ एफ एस हमारे लिए क्या आ रहा है, -4 से 4, तो ये भी बराबर हो सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो। Yes, sir. अच्छा, जी एफ ऑफ जी एस क्या कभी एफ एस के बराबर हो सकता है, ये चेक कर लो। एफ ऑफ जी एस 0 से 4 आ रहा था और एफ एस हमारा 0 से 16 आ रहा था, तो ये भी तो बराबर हो सकते हैं ना? बोलो भाई। यस सर। तो इसका हाँ। मतलब, और ये लिखा क्या है, नॉट इक्वल, इसका मतलब यही स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गया, फॉल्स, यही आंसर हो गया। अरे बताओ भाई, तरीका समझे कि नहीं इसमें पूरे क्वेश्चन में? Yes, sir. मतलब इसमें कहा था कि एफ एक्स फंक्शन दे दिया था, जी एक्स ऐसे फंक्शन लेने हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए, तो ये तरीका था कंपोजिट लगा के, तो वही डोमेन और रेंज के हिसाब से चेक किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया। कंपोजिट का रोल समझ में आया। अब हम बात करते हैं
इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन में क्या है कि पहली चीज कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है तो अभी के लिए समझ लो कि f जो है वो 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। 1 1 एंड ऑन टू कंबाइन करेंगे तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। सही है। 1 1 का बेसिक मतलब होता है एक x के लिए एक y, ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स 1 1 और ऑन टू है मतलब बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देन इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, देन इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर इनवर्स ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो इनवर्टिबल होता है। वो कैसा होता है भाई, इनवर्टिबल होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि एफ एक्स फंक्शन इनवर्टिबल है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो 1 1 और ऑन टू है, इसका मतलब वो कैसा है, बाइजेक्टिव है। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर एक फंक्शन का इन्वर्टिबल है तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सही है। तो या तो क्वेश्चन में ये कहे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, या क्वेश्चन में कहे फंक्शन इन्वर्टिबल है, या क्वेश्चन में कहे बाइजेक्टिव है, या क्वेश्चन में कहे 1 1 और ऑन टू है, तो सबका मतलब सेम है कि उस फंक्शन का इनवर्स है। ये सारी कंडीशन क्या हो गई, सेम। ये सारी चीजें समझ में आई। अब यानी अगर इनवर्स है तो वो 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू है मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर है, और एक एक्स पर एक वाई है। तो अब होता क्या है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और f फंक्शन a से b में है, तो ये उस फंक्शन की डोमेन होती है और ये कोडोमेन है। चूंकि ये फंक्शन ऑन टू है तो इसी को हम रेंज कह देते हैं, क्योंकि उस केस में रेंज किसके बराबर होता है, कोडोमेन का, बिकॉज ऑफ ऑन टू। ठीक है ना। तो जैसे आप उसका इनवर्स निकालते हैं, मतलब y इक्वल टू एफ इनवर्स x लिखते हैं, तो जो f इनवर्स होता है वो b से a लाई करता है। अब जो b जो f की रेंज आ रही थी वो इसकी डोमेन आ जाती है, और जो डोमेन आ रही थी वो क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। समझ में आया। तो अगर कोई फंक्शन इनवर्स में है तो ये अच्छा, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स हैविंग इनवर्स एफ इनवर्स एक्स और एफ ऑफ ए की वैल्यू बी है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स बी की वैल्यू क्या होगी, ए। ऑब्वियसली जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट पहला, कि अगर एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर है और एफ ऑफ ए बी है तो एफ इनवर्स हमेशा ए के बराबर होगा। सही है। ये बात दिखी कि नहीं, सही है ना। मतलब हर बार आप इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे ये जरूरी नहीं होता। जैसे इस पर बेस में अगर आपसे एग्जांपल कराऊं कि एफ एक्स फंक्शन मैं आपको दे दूं एक्स प्लस साइन एक्स है और मैं आपसे पूछूं एफ इनवर्स पाई बताओ। एफ इनवर्स पाई बताओ, तो आप सीधा क्या कहोगे, क्या आप यहाँ से एफ इनवर्स निकाल सकते हो ना। भाई आप किसी भी तरीके से इनवर्स फंक्शन नहीं कैलकुलेट कर रहे, तो अब आप दिमाग लगाओगे कि भाई ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू तो है ही, अगर हम एफ ऑफ पाई निकालें तो ये पाई आ जाएगा, तो इसका मतलब एफ इनवर्स पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, पाई। ये आंसर हो गया। दिखा कि नहीं भाई, बोलो। क्योंकि एफ जो है वो 1 1 ऑन टू था ही और एफ ऑफ पाई पाई था, तो एफ इनवर्स पाई भी पाई आ गया। और एक एक्स पर एक ही वाई आएगा तो एफ ऑफ पाई की पाई के अलावा और कोई वैल्यू आ नहीं सकती, क्योंकि फंक्शन 1 1 है, तो एक एक्स पर एक वाई आना ही चाहिए। नहीं समझे, तो उसी का बस लॉजिक लगा कि हमने सीधा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। क्या ये बात सब लोग देख पाए। Yes, sir. किसी को कोई Yes. कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई सबको, नहीं।
Yes, sir. Yes, sir. वही। एक क्वेश्चन का सेगमेंट होता है जिसमें आप इनवर्स कैलकुलेट कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बस ये चीज ऑब्जर्व की कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। 1 1 और ऑन टू अभी चेक करना सीखेंगे तो आप चेक कर लेंगे कि ये 1 1 और ऑन टू कब था। फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे, ठीक है ना। सर ये सारे 1 1 ऑन 2 फंक्शंस के लिए सब वैलिड होगा? हाँ, अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं है, सही है, तो ये कोई रिजल्ट वैलिड नहीं है। ये रिजल्ट वैलिड ही तब है जब बाइजेक्टिव फंक्शन है। इनवर्स आप निकालेंगे ही तब जब फंक्शन कैसा होगा भाई, बाइजेक्टिव। अदरवाइज इनवर्स निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। बोलो। अच्छा, दूसरा रिजल्ट जो होता है वो ये होता है कि अगर एफ जो है एफ एक्स जो है वो इनवर्स है किसका, जी एक्स का। एफ एक्स किसका इनवर्स है भाई, जी एक्स का। तो क्या हम एफ एक्स को जी इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स आएगी, ये ध्यान रखिएगा। जी ऑफ एफ एक्स हमेशा एक्स आएगा अगर एफ एक्स जी एक्स का क्या है, इनवर्स है। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर आपसे कहा गया एफ एक्स एंड जी एक्स आर बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम सीधा क्या कहेंगे, बोलो, कि जो एफ का इनवर्स है वो जी इनवर्स एक्स। ये बात समझ गए कि नहीं, बताओ। अरे हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। क्योंकि अगर ये कभी कभी क्या होता है, ये कंपोजिट रिजल्ट हमें दिया होता है ऐसे, और हमें इसके इनवर्स पे कमेंट करना होता है। तो अगर ये 1 1 और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है और जी ऑफ एफ एक्स एक्स आ रहा है, तो सीधा हम इस एफ इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे, सीधा इस एफ एक्स को क्या लिख देंगे, जी का इनवर्स। ये तरीका होता है, सही है ना। चलिए, इसके बाद अगली बात हम करते हैं इनवर्स में इनवर्स के कैलकुलेशन की। तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा ना कि डोमेन रेंज हो जाती है और रेंज डोमेन हो जाती है, ये तो आपने अभी देखा ना, हाँ है ना। तो अगर हम इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स कहें तो ये x इक्वल टू एफ इनवर्स y हो रहा है कि नहीं, सोच के जरा जवाब दो, हाँ है ना। यानी कि हम क्या करें, y इक्वल टू एफ एक्स से x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y निकाल लें, वही हमारे लिए इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात। जैसे मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू 2x+3 है, सही है, और x बिलोंग्स टू r से r है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इसका इन्वर्स निकालूं तो 2x इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री आएगा, यानी x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2 आएगा। अरे हाँ या ना। तो तुरंत हम f इनवर्स x की बात अगर बोलें तो क्या लिखेंगे, x माइनस 3/2। अरे बोलो भाई। अगर हमारा एफ एक्स फंक्शन 2x+3 था तो एफ इनवर्स फंक्शन क्या आ गया, बोलो, x माइनस 3/2। अच्छा, ये इनवर्स कैलकुलेशन कई बार पूछेंगे, बट ध्यान रखिएगा ये 1 1 और ऑन टू होंगे तभी ये कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। यानी कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। अगर हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल पाएंगे जहां जहां 1 1 और ऑन टू फंक्शन के केस में, वहां वहां हम f इनवर्स x फंक्शन निकाल सकते हैं। जहां जहां हम क्या निकाल सकते हैं, f इनवर्स की वैल्यू। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। x हमें क्या करना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y सर्च करनी है, तभी हम इनवर्स निकाल पाएंगे। अभी तो हमने सीखा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं y इक्वल टू 8 की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 8 की पावर 4x प्लस 1, लिख दिया। अब यहाँ से हम 8 की पावर 4x निकाल लेते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, सारे x एक तरफ समेट के लिए है। अरे हाँ या ना बताओ भाई। तो यहाँ यस से सर। 8 की पावर 4x कितना आ रहा है, जरा देखो। 8 की पावर 4x कितना आ रहा है, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो क्या 4x की वैल्यू लॉग ऑफ 8 बेस 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई आ रही है, देखना जरा। तो क्या x की वैल्यू 1/4 ln
1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई और डिवाइडेड बाई ln 8 आ रही है, तो इसी f इनवर्स x को तुरंत हम क्या लिख देंगे, 1/4 log ऑफ 8, सॉरी e बेस 8 और साथ में log ऑफ e बेस 1 प्लस x, y की जगह x लिख देंगे, 1 माइनस एक्स। है कोई ऑप्शन बी? दिखा क्या? अरे बोलो भाई। अच्छा, x -1 से 1 के बीच में दिया है, तो जब हम x को -1 से 1 के बीच में लेंगे तो ये हमेशा डिफाइंड रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी ना, और लॉग के अंदर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी वैसे ही दे दी गई है। क्या है, पूरी कहानी समझ पाए? तो सीधा हमने y इक्वल टू एफ एक्स से x इक्वल टू एफ वाई निकाल दिया, y इक्वल टू एफ एक्स से x इक्वल टू वाई निकालते ही सीधा इनवर्स का आंसर आ जाता है। बात समझ पा रहे होगे आप लोग? हाँ भाई, अब बताओ। तो सीधा काम वही सेम, वाई 1 और ऑन टू है वो चेक है, 1/x कर दो, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 आ गई। हमें x इन टर्म्स ऑफ y निकालना होता है, तो y प्लस माइनस रूट अंडर 1 वाई स्क्वायर -4 और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब हमारे पास डाउट आया कि हम प्लस लें या माइनस लें, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। y की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट है, तो x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 आएगा और ये 0 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ प्लस लेंगे तभी हम 2 से आगे जा पाएंगे, क्योंकि 2/2 तो 1 हो गया ना। अगर हम यहाँ माइनस साइन लगा देंगे तो वैल्यू 1 से कम आने लगेगी, और हमें आगे जाना है, तो इसका मतलब हम माइनस नहीं क्या साइन लेंगे, प्लस। तो इसका मतलब x का फंक्शन हम क्या लेंगे, y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर -4/2। अब तुरंत हम f इनवर्स x का आंसर लिख देंगे, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4/2। क्या इस बात समझ में आई सबको? नहीं आई बताओ? Yes, sir. तो आंसर सीधा ए आ गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। नहीं समझे? यहाँ से सीधा मैंने ये क्यों कर दिया, क्योंकि जो y है वो हमेशा 2 से ग्रेटर है, तो जो x है वो हमेशा 1 से बड़ा आना चाहिए। ये कब आएगा, व्हेन पॉजिटिव साइन टेकन। ये समझ गए कि नहीं? तभी ऐसा होगा, इसीलिए हमने पॉजिटिव साइन ले लिया और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। मेरी बात समझ गए होगे? तो ये हो गया इनवर्स के कैलकुलेशन। f(x) and f inverse x are the mirror image of each other with respect to line y equal to x। लाइन y इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो लाइन y इक्वल टू एक्स होती है उसके अबाउट दोनों फंक्शन मिरर इमेज होते हैं। ये एफ एक्स हो जाता है, ये एफ इनवर्स एक्स। ये अगर एफ एक्स है तो ये होता है एफ इनवर्स एक्स, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू एक्स के अबाउट। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि दोनों y इक्वल टू एक्स के अबाउट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि अगर y इक्वल टू एक्स ही एक ऐसी लाइन है जिसके लिए डोमेन और रेंज सेम आ जा रही है, तो अगर डोमेन को ही रेंज और रेंज को डोमेन करना है तो ऑब्वियसली y की जगह x लिखना है और x की जगह y लिख देना है। तो ऐसा काम हम केवल तभी कर पा रहे हैं जब आपका फंक्शन y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या हो, सिमेट्रिक हो। तो इसका मतलब अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बोलो भाई, अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, सही है, और फिर मैं कहूँ कि दोनों फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो ये एक एफ एक्स हो गया और ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, तो जो एफ इनवर्स एक्स आप बनाओगे वो यही तो बनाओगे। तो दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ दोनों बराबर होंगे। अरे बोलो भाई, और वही बराबर कहाँ होंगे, एक्स पर। तो इसका मतलब वो एफ एक्स एक्स के बराबर आ जाएगा। ये बात समझे कि नहीं? तो अगर एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर है तो हम एफ एक्स को किसके बराबर कर लेंगे, एक्स के। अरे बताओ भाई।
क्या ये बात क्लिक कर पाए कि नहीं कर पाए? Yes, sir. क्योंकि दोनों y इक्वल टू एक्स के अबाउट एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, तो दोनों बराबर हमेशा कहाँ आएंगे? y इक्वल टू एक्स पर। तो जहाँ दोनों बराबर आएंगे वही पॉइंट हम इंडिकेट कर लेंगे। बस इससे ज्यादा इनवर्स में या तो इनवर्स फंक्शन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हाई है, या फिर आपसे इनवर्स के पॉइंट पे किसी की वैल्यू पूछ लेगा, या आपसे ये कह देगा कि फंक्शन इनवर्टिबल है, या कह देगा फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आपको बस ये चेक करना है कि वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं। अगर वो 1 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सही है ना? चलिए, तो अब हम बात करते हैं 1 1 ऑन टू मैनी वन और इनटू। पहले 1 1 एंड मैनी वन की बात करते हैं, फिर ऑन टू और इनटू की बात करेंगे। 1 1 और मैनी वन का मतलब है अगर आपका फंक्शन या तो 1 1 होगा या आपका फंक्शन मैनी वन होगा। तो हम 1 1 चेक करना सीखेंगे, तो अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन हो जाएगा। 1 1 का मतलब होता है 1 1 फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर x1 और x2 दो एलिमेंट आपके डोमेन में हैं और हमने कहा कि fx1 fx2 के बराबर है, तो इसका मतलब x1 और x2 बराबर होने चाहिए। देन fx हमेशा कैसा होगा? 1 1। या इसको अगर सीधे सीधे लैंग्वेज में बोले तो एक x के लिए एक y आना चाहिए। अगर हम इसको सीधे सीधे बोलें तो एक x के लिए एक y आना चाहिए। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर हम ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट x1 x2 लिए, उनको हमने वैल्यू निकाली, तो ये fx1 आया, ये fx2 आया। तो अगर हमने कहा fx1 fx2 बराबर हैं, तो x1 x2 बराबर होने चाहिए ना। क्यों? अगर fx1 fx2 बराबर आ गए और x1 x2 बराबर नहीं आए, तो फंक्शन 1 1 नहीं, क्या हो गया? मैनी वन। नहीं समझे बात? समझे कि नहीं? अगर हमने इन दोनों को बराबर किया तो ये दोनों भी सेम जगह आने चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट रह गए तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं, क्या हो गया? मैनी वन। मतलब एक x पर एक y आना चाहिए। अब कॉमन सेंस से सोचो। पहला, अगर fx फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब fx हमेशा 1 1 होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो। अगर Yes, आपने sir. ये प्रूव कर दिया कि वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है मतलब या तो एफ डस एक्स पॉजिटिव है या एफ डस एक्स निगेटिव है फॉर ऑल एक्स, जितने भी रीजन में आपको चेक करना है। तो इसका मतलब आप तुरंत फंक्शन को क्या कह देंगे? बोलो भाई, तुरंत आप फंक्शन को क्या कह देंगे? 1 1 कह देंगे। यानी अगर वो मोनोटोनिक है, यानी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अगर वो मोनोटोनिक नहीं हुआ तो फिर आप उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ पाए कि नहीं? बोलो। चलिए, दूसरा, अगर आपका फंक्शन एफ एक्स जो है वो इवन है, इवन फंक्शन है, आपने ये प्रूफ कर लिया, या आपने कहा कि वो पीरियोडिक फंक्शन है, आपने ये भी प्रूफ करके देख लिया कि वो इवन है, पीरियोडिक है, तो वो हमेशा क्या होगा? बोलो। इवन है या पीरियोडिक है तो वो हमेशा क्या होगा? मैनी वन। यानी इवन फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? मैनी वन। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर फंक्शन ऑड है, अगर फंक्शन ऑड है तो 1 1 हो जाएगा ना। अगर फंक्शन इवन है तो 1 1 नहीं हो सकता, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो 1 1 नहीं हो सकता, वो हमेशा मैनी वन होंगे। और अगर 1 1 नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होंगे? मैनी वन। तो यानी कि 1 1 चेक करने के लिए एक तरीका तो हमें मिल गया कि हम उसको सीधा डिफरेंशिएट करके चेक कर लें कि अगर एफ डस एक्स पॉजिटिव आ रहा है, अरे बताओ भाई, Yes, sir. तो भी 1 1 है, और अगर एफ डस एक्स निगेटिव आ रहा है तो कैसा आ रहा है? ऑन टू। तीसरी चीज, अगर एफ एक्स में क्या आ रहा है?
यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड अटेन मैक्सिमा और मिनिमा या बोथ, तो हम क्या कहते हैं, देन एफ एक्स इज मैनी वन, तो भी वन वन नहीं है। मतलब अगर उसमें हमें ये दिख जाए कि इसमें या तो मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, ठीक है, तो भी वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, मैनी वन, वो वन वन नहीं रहेगा। सही है। तो अल्टीमेटली हमें वन वन मैनी वन चेक करने के लिए क्या करना है, उसका डेरिवेटिव करके लेना है। अगर उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ गया यानी फंक्शन इंक्रीजिंग वन वन, अगर उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आ गया यानी कि डिक्रीजिंग वन वन। अगर वो पीरियोडिक फंक्शन है तो सीधा मैनी वन, हाँ या ना। अगर वो ऑड फंक्शन है तो चेक करेंगे, अगर वो इवन फंक्शन है तो सीधा मैनी वन। सही है। अगर उसमें मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है यानी एफ डस एक्स के रूट आ रहे हैं और वो कहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा दे रहे हैं, तो भी वो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन, वो वन वन नहीं रहा। सही है। Yes. वन वन फंक्शन का एक नाम और होता है जो कई जगह यूज हो जाता है, उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। मतलब ऐसा भी लिखा होता है कहीं, वन वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन चेक करने का लॉजिक समझ में आया। या तो हमें ये दिख जाए कि एक एक्स पर एक ही वाई आ रहा है, हमारे पास ऐसा कोई एक्स नहीं है जिस, ऐसे दो एक्स नहीं है जिन पर सेम वाई आ जाए, तो फंक्शन वन वन है। एक तो ये वे हो गया। दूसरा, डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रास्ता यूज होता है कि अगर एफ डस एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव प्रूव हो जाता है तो वो फंक्शन वन वन हो जाता है। तीसरा, पीरियोडिसिटी, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तब तो बात ही खत्म हो गई, और इवन फंक्शन है तो भी बात खत्म हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और अगर वो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा अटेन कर रहा है तो भी बात खत्म हो गई, तो भी हम उसको क्या कह देंगे, मैनी वन। ये पूरी कहानी समझ पाए कि नहीं सब लोग। Yes, sir. तो ये तरीके हो गए किसको चेक करने के, वन वन फंक्शन को चेक करने के। तो इन तरीकों से हम अपने फंक्शन में चेक कर सकते हैं कि वो वन वन है या नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। अब हम चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन। अब हम चेक करते हैं ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। तो या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फंक्शन इन टू होगा। सही है। ऑन टू फंक्शन को हम कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, इसका दूसरा नाम भी है सरजेक्टिव फंक्शन। तो कई बार ये भी लिखा होता है। देखो, ऑन टू और इन टू चेक करने का तरीका सिंपल है। अगर आपके सामने y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और f की मैपिंग r से r है, या ऐसे कहते हैं f की मैपिंग a से b है, तो ऑब्वियसली a क्या हो गई, डोमेन, b हो गई कोडोमेन, और आपने इस फंक्शन की रेंज निकाली। तो अगर रेंज ऑफ एफ एक्स आपने निकाला और वो इक्वल टू आ गया सेट बी, सेट बी मतलब कोडोमेन के, तो आप कहते हैं कि जो आपका एफ एक्स फंक्शन है वो ऑन टू है। और अगर वो रेंज के इक्वल नहीं आया, सही है, तो आपका एफ एक्स फंक्शन ऑन टू नहीं है, इन टू है। मतलब ऑन टू और इन टू चेक करने के लिए हमें हमेशा क्या चेक करना पड़ता है, फंक्शन की रेंज। ऑन टू और इन टू चेक करने के लिए हमें हमेशा क्या चेक करना पड़ता है, फंक्शन की रेंज। हम फंक्शन की रेंज निकाल के चेक करते हैं, अगर वो रेंज कोडोमेन के बराबर आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दी होगी, अगर हमें किसी क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं गिवन है तो हम कोडोमेन को हमेशा क्या लेंगे चलेंगे, आर। अगर हमें कोडोमेन नहीं दी है तो कोडोमेन आर लेके चलेंगे, हाँ या ना। अगर कोडोमेन के बराबर कोई फंक्शन की रेंज आ रही है तो वो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं है। मेरी बात समझ गया ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने का सिंपल तरीका है। तो अब हम वन वन और ऑन टू चेक करने की हालत में आए कि नहीं। तो चेक Yes, करने sir. का तरीका भाई सिंपल मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है बोलो। तुरंत आप एफ डस एक्स निकालो। तो एफ डस एक्स क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू टू एक्स। तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये तो तुरंत यार फैक्टराइज हो गया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है ना। तो इसका मतलब ये तो मैक्सिमा और मिनिमा ले लेगा ना। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है बताओ। सर और -1 1 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। अरे हाँ या ना भाई। तो इसका मतलब ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, बोलो। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। Yes. मोनोटोनिक नहीं है तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ये डिसाइड हो गया कि नहीं बताओ। अच्छा, अब रेंज ऑफ एफ एक्स निकालो। तो वो तो आपने यार अभी निकाली थी, एक्स प्लस 1/x कर देंगे। तो ये रेंज तो माइनस हाफ से हाफ आ रही है। और रेंज किसके बराबर है, कोडोमेन के। रेंज किसके बराबर है, बोलिए भाई, कोडोमेन के। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव। On to. इसका मतलब सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। कोई है ऑप्शन, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। दिखा क्या पहला क्वेश्चन, बोलो। अरे हाँ या ना। चलो जरा 38 पे आओ। हाँ भाई 38, 38 चेक करियो जरा 38। बताओ, 1 1 और ऑन टू चेक करना है 38 में, क्या करोगे। सीधा वही डिफरेंशिएट करते हैं। तो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, क्या बोलते हो। 6 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अरे यार इसमें भी वही चीज हो गई कि नहीं हो गई, 2 और 3 आ गया, बोलो भाई। प्लस माइनस प्लस, तो प्लस से माइनस हो रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, और माइनस से प्लस हो रहा है मतलब यहाँ पर मिनिमा आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, और 0 से 3 में चेक करना है। तो 0 से 3 के बीच में ही ऐसा हो रहा है। अरे बोलो भाई, 0 से 3 के बीच में एक पॉइंट आ गया ना जहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, तो रिपीट कर जाएगा ना, बोलो। यस। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नहीं। तो नॉट 1 1। चेक हो गया कि नहीं। अब हमें ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आ रही है, और बाउंड्री वैल्यूज 0 और 3 पे आ रही हैं, हाँ या ना, बोलो भाई। भाई अगर हम फंक्शन को देखें ध्यान से, तो ये 2 पे मैक्सिमा ले रहा है ना, 3 पे इससे कम वैल्यू ले रहा होगा, और 0 पे कुछ वैल्यू ले रहा होगा। तो हमें 0 और 3 के बीच में ही रेंज देखनी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर देख लेते हैं 0 और 3 में कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, वो मिनिमम हो जाएगी। तो बस 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। 3 पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 27 इंटू 2 54, 9 135, और 3 9 108 प्लस 1 कितनी आ रही है जरा बताओ। 36, देखो जरा कितना आ रहा है ये। तब तक मैं 2 पे निकालता हूँ, 8 16 2 का 60 21. 72 प्लस 1, 2 पे कितनी आ रही बेटा, 21 आ रही है क्या। बोलो भाई। सर 3 पे 28 आ रही है। 3 पे 28 आ रही है, और 2 पे 29 29 आ रही, तो मैक्स वैल्यू 29 आ रही है, मिन वैल्यू कितनी आ रही है 29। तो यही रेंज आ गई। क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, बिल्कुल है। यस सर। इसका मतलब फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू है बट नॉट 1 1। क्या है, फीलिंग समझ में आई सबको। Yes, sir. गुड, अगला करो जरा, 39 में आओ। 39 जरा चेक करो। हाँ भाई, ओह सॉरी, 39 चेक करो जरा। 39 में हमें क्या निकालना है, f माइनस जी निकालना है। तो f में से g माइनस कर दो। अच्छा ध्यान रखें, जब दो फंक्शन हम माइनस करते हैं तो सेम डोमेन में करते हैं। मतलब जब x रैशनल होगा तो वो x रैशनल वाले रीजन से ही माइनस होगा। तो f में से g माइनस करो। जब x को रैशनल लोगे
तो ये x आएगा और ये 0 आएगा, तो इसका मतलब x माइनस जीरो व्हेन x रैशनल। जब x इरेशनल होगा तो ये 0 होगा, और जब x इरेशनल होगा तो ये x होगा, यानी कि 0 माइनस एक्स व्हेन x इरेशनल। तो ये f माइनस जी फंक्शन आ गया, x और माइनस एक्स। x तब आ रहा है जब रैशनल है, और माइनस एक्स तब आ रहा है जब इरेशनल है। देखा? बोलो भाई। तो हर एक सर ये हाँ सर ये जो सब्ट्रैक्शन करते हैं फंक्शन का, वो सेम डोमेन में, मतलब सेम, हाँ केवल सेम, सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या फिर सारे ऑपरेशंस में सेम डोमेन पे नहीं होगा? सारे ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा सेम डोमेन में होता है। मतलब दो फंक्शन अगर हमें ऐड करने हैं तो दोनों फंक्शन सेम डोमेन में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। ऑब्वियसली वो तो सिंपल लॉजिक है ना। आपको याद होगा जब मैंने डोमेन निकलवाई थी तो मैंने बताया था ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो यस सर। कॉमन एक्स लेते हैं ना जिसपे दोनों फंक्शन डिफाइन हो। अब मान लो दोनों फंक्शन पीस वाइज हो, और एक पीस फंक्शन से हम दूसरे पीस फंक्शन को माइनस कर रहे हो, तो जो सेम डोमेन के पीस होते हैं वही आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पार्ट लेते हैं, क्योंकि बाकी फिर फंक्शन से हमें लेना देना नहीं होता है। समझे नहीं मेरी बात? यस सर। जैसे मैं एग्जांपल वाइज तुमको बता दूं, जैसे एफ एक्स फंक्शन मान लो मैं दे दूं एक्स व्हेन एक्स लेस देन 1, 2x प्लस 3 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? और मैं तुमको जी एक्स फंक्शन दे दूं 2 व्हेन एक्स लेस देन 0, और 3x व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 से 1, और 4x प्लस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। ये मैंने तुमको फंक्शन दिया, देख लिया कि नहीं? अब अगर मैं तुमसे पूछूं एफ एक्स माइनस जी एक्स बताओ, तो जब एफ एक्स में से जी एक्स माइनस करोगे तो पहला रीजन आएगा लेस देन 0 का। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि ये तो 1 तक में सेम है, बट ये 0 से 1 के बीच में डिफरेंट हो गया ना, तो पहला रीजन आएगा 0 से लेस का, तो उसमें x में से 2 माइनस होगा। अगला रीजन आएगा 0 से 1 का, हाँ या ना? यस सर। उसमें क्या माइनस होगा? x में से 3x माइनस होगा। समझ गए कि नहीं? बोलो। अगली यस वैल्यू आएगी सिर्फ x इक्वल टू 1 की। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन x है और ये फंक्शन 4x प्लस 2 है। नहीं समझे? तो x माइनस 4x प्लस 2, यहाँ पे 1 रख के वैल्यू निकाल देंगे। फिर अगली वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 से ग्रेटर, तब 2x प्लस 3 में से माइनस होगा 4x प्लस 2। ये सब्ट्रैक्शन का तरीका हो गया सेम डोमेन के। मेरी बात सुने, x इक्वल टू 1 हमने अलग निकाला है क्योंकि x इक्वल टू 1 पे इसकी डेफिनेशन अलग है, x इक्वल टू 1 पे इसकी डेफिनेशन अलग है। क्या ये कहानी समझ पाए? यस सर। तो Yes, sir. ऐसे अगर हमें दोनों को ऐड करना होता तो बीच में सब में एडिशन साइन लगा देते, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता तो बीच में सब में मल्टीप्लाई साइन लगा देते। नहीं समझे? दोनों को डिवाइड करना होता तो बीच में डिवीजन का साइन लगाते चले जाते, बट डिवीजन करते वक्त वही सेम काम, जैसे ही डिवाइड करते तो 3x में से 0 हटा देते, तो अब यहाँ आपकी 0 काउंट नहीं होता, क्योंकि डिवीजन करते वो डोमेन से हट जाता है ना जहां पर ये क्या हो रहा होता है, 0। 0 हो रहा होता है। बस ये है। समझ गए कि नहीं अब बात? यस सर। तो ये Yes, एडिशन sir. और सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। अब चलो इस क्वेश्चन में आओ। अब तो बताओ, हर एक रैशनल नंबर के करस्पॉन्ड एक एक रैशनल नंबर मिलेगा, तो एक रैशनल नंबर पे एक ही रैशनल नंबर मिलेगा, हाँ या ना? तो ये तो सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे डोमेन में। ऐसे ही हर एक इरेशनल नंबर के करस्पॉन्ड एक इरेशनल नंबर मिलेगा, तो सारे के सारे इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। रैशनल और इरेशनल मिला के पूरा आर बन जाएगा। इसका मतलब फंक्शन तो पूरी रेंज कवर कर ही रहा है, हाँ या ना? और एक एक्स पर एक ही वाई आ रहा होगा, एक रैशनल पर एक यूनिक रैशनल आ रहा होगा, एक रैशनल पे एक यूनिक इरेशनल आ रहा होगा, तो वो रिपीट भी नहीं करेगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? 1 1 एंड ऑन टू। ये समझे कि नहीं? कैसे देख लिया बताओ? यस सर। Yes, sir. क्योंकि y इक्वल टू एक्स फंक्शन है ना, और y इक्वल टू एक्स फंक्शन तो आपको पता होता है ना कि 1 1 होता है, क्योंकि एक x पर वो एक ही y देगा, दूसरा रिपीट ही नहीं करेगा। आप समझे कि नहीं पूरी बात? बोलो। yes sir, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो 40 कैसे चेक किया? एफ डैश एक्स निकाला होगा मेरे हिसाब से, 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया यार ये तो, यानी ये फंक्शन कैसा आ गया? इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब 1 1 तो सेट है,
और अगर ये इंक्रीजिंग है और इसकी डोमेन जो है वो 0 से इनफाइनाइट है, तो एफ ऑफ 0 0 आएगा। तो जो इसकी रेंज आएगी भाई, जो वैल्यू 0 पे आ रही है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो बाकी सारी वैल्यू तो 0 से बड़ी आ रही होंगी ना, तो रेंज क्या आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट। और रेंज ही किसके बराबर है, कोडोमेन के। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी, पहला खत्म। सेकंड बताओ 41। सेकंड भी 1 1। वेरी गुड। एफ डस एक्स निकालोगे तो ये आएगा 2 प्लस कॉस एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 1 1 तो सेट हो गया। और ये चूंकि कैसी पॉलिनोमियल है भाई, ऑड, अरे 2x, तो ये कैसा ले लेगा r, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया। तो 1 1 एंड ऑन टू हो गया। बोलो भाई, क्या है चेकिंग समझ में आई दोनों? देखो ध्यान से, अगर हम n को 3 ले तो f ऑफ 3 कितना आ रहा है, 3 माइनस 1/2, 1 आ रहा है कि नहीं। और अगर हम n को नेचुरल नंबर ही हमें लेना है, n को हमें क्या लेना है भाई, नेचुरल नंबर। तो n को अगर हम क्या ले लें बताओ, तो कुछ भी ले लो, जैसे 2 ले लो, तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, -1। तो इधर के सारे नंबर तो निगेटिव आएंगे, अरे हाँ या ना, और इधर के सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे। तो इसका मतलब एक x पर एक ही y आएगा, वो कभी रिपीट करता हुआ तो मिलेगा नहीं। अरे हाँ या ना भाई? यस सर। ये सारा n एक नेचुरल नंबर है ना, और नेचुरल नंबर है तो 1 से बड़ा होगा ही हमेशा। बोलो, n यस अगर सर। एक नेचुरल नंबर है तो 1 से तो बड़ा होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब हमें इधर के सारे नंबर पॉजिटिव मिल जाएंगे और इधर सारे नंबर हमें क्या मिल जाएंगे, नेगेटिव। अरे हाँ या ना बताओ? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा फंक्शन आ रहा है, 1 1 तो आ ही रहा है ना। अरे हाँ या ना भाई, 1 1 तो सेट हो गया। अब चेक करो कि ये ऑन टू है या नहीं। अप्रोच तो सही सोची गुरु तुमने। देखो क्या है, n को अगर हम ऑड ले लें, सही है, और n को ऑड ले लें और m को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके चलो, तो जो fn आएगा वो आएगा आपका 2m प्लस 1 माइनस 1/2। तो m आ जाएगा, यानी सारे के सारे इंटीजर आ जाएंगे पॉजिटिव साइड। अच्छा, अगर हम n को इवन ले लेते हैं, सही है, और m को पॉजिटिव ही ले लो क्योंकि हमें नेचुरल नंबर लेना है, तो जो fn निकल के आएगा वो आएगा -2m/2। अरे बोलो यार, हाँ या ना? तो उस केस में भी m आ जाएगा, यानी अभी भी सारे इंटीजर आ जाएंगे। बोलो, अभी भी आंसर -m आएगा, सारे निगेटिव आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप n को 1 ले लो तो f ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ ही रही है, तो 0 भी काउंट हो गया, पॉजिटिव इंटीजर भी काउंट हो गए, निगेटिव इंटीजर भी काउंट हो गए। यानी अगर मैं रेंज आपसे कहूँ तो रेंज में सारे इंटीजर आ गए कि नहीं आ गए। और यही आपसे क्या कहा गया है, कोडोमेन। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। समझे कि नहीं भाई? यस सर। 1 1 चेक हो गया इसके हिसाब से, ऑन टू चेक हो गया इसके हिसाब से, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू बोथ डी। क्या भाई चेकिंग समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ।